हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 29 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज जो अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर तारीख के न्यूज़पेपर से, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आप प्री में एमसीक्यू के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड मेंस में अगर कहीं आंसर राइटिंग करनी है तो उसमें फिर इस डाटा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। काफी कुछ है जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 29 सितंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहली जो न्यूज़ है वो हमारे लिए मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर मेंस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सवाल आता है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ डाटा या कुछ कंटेंट है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि कौन सा डाटा या कौन सा कंटेंट यूज़ किया जा सकता है। खबर यह है कि MS स्वामीनाथन, a legendary agriculture scientist and key architect of country's green revolution, passed away at 98 years of age। मतलब ये कि MS स्वामीनाथन साहब जो थे, जो जिन्होंने बहुत बड़ा एक रोल निभाया था इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जाने में, जो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और जिनके चलते आज कहीं ना कहीं हम लोग फूड सिक्योरिटी अटेन कर पाए हैं, उनकी 98 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर खबर है इसको द हिंदू ने कम से कम 3-4 पन्नों में डिटेल में कवर किया था। इनकी जो डेथ है इसको बहुत डिटेल में कवर किया गया था। अब ये जो न्यूज़ है इसके साथ ही साथ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में और इसके चलते हम लोगों को फूड सिक्योरिटी भी अचीव हुई है, तो बहुत डिटेल में इस खबर को डिस्कस किया गया था। अब इस पूरी खबर में ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़े उसके बारे में काफी कुछ बताया गया था। तो वहां से फिर मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाला है, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। खबर मगर ये थी और उसके साथ में फिर बाकी सारा जो एडिशनल कंटेंट जो आया है जिसको भी हमको डिस्कस करना है वो भी हम लोग देखेंगे। बट न्यूज ये थी कि स्वामीनाथन सर 98 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। भारत को आप कह सकते हैं भारत की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराने में इनका पायनियर योगदान है। पहले इनकी फोटोग्राफ देख लेते हैं, ये इनकी फोटो है एंड अब बात कर लेते हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज में हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए हुआ क्या था कि 1960s के आसपास, 1960s के मिड में, यानी कि 64-65 के आसपास की बात करें, एक तो भारत ने पाकिस्तान के साथ में एक जंग लड़ी थी। उस वॉर के चलते हम काफी हद तक जो है हमारी इकोनॉमी जो पहले ही बहुत कमजोर थी उस पर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो बनाए जा रहे थे उसको भी रोकना पड़ा, बीच में काफी इश्यूज वगैरह आ गए। साथ ही साथ एक घटना और हुई थी, इस टाइम पीरियड में लगातार बैक टू बैक 2 साल तक जो है मानसून फेल हो गया और हमारे देश में लगातार 2 साल तक कंटिन्यूएशन में अकाल पड़ा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। मिड 1960s में एक तो पाकिस्तान के साथ में जंग लड़ना पड़ गई, उस जंग के चलते हमारी इकोनॉमी जो पहले ही बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली हम 1960s में बहुत गरीब देश हुआ करते थे, तो उस ऐसी परिस्थिति में एक वॉर का जो भार आता है इकोनॉमी के ऊपर, जो प्रेशर पड़ता है, उसने हमारी एक तो कह सकते हैं काफी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। जो 5 ईयर प्लान की प्लानिंग लेकर हम लोग चल रहे थे आगे, उसको काफी इंपैक्ट हुआ। दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि इसी टाइम पीरियड में लगातार 2 साल बैक टू बैक मानसून फेल हो गया, दो लगातार अकाल पड़ गए। अब अकाल पड़ने का नतीजा ये हुआ कि हमारी जो फसल थी, हमारी जो हार्वेस्ट था, वो फेल हो गया। जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद हो गई और करोड़ों लोग हैं खिलाने के लिए। उस वक्त ऑब्वियस सी बात है 100 करोड़ की पॉपुलेशन तो नहीं थी, मगर फिर भी करोड़ों लोग हैं खिलाने के लिए। आपकी अकाल के चलते फसल जो है बर्बाद हो गई है। ऐसी परिस्थिति में पहले से ही हम लोग जो है फूड सिक्योरिटी या फूड क्राइसिस का शिकार थे। फूड सिक्योरिटी हमारे पास थी नहीं, फूड क्राइसिस का हम लोग शिकार थे। बड़ी मात्रा में हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट से जो गेहूं और बाकी सारी चीजें खाने पीने के जो अनाज है इंपोर्ट करना पड़ते थे और उसमें फिर यह स्थिति आ गई जिसने हमारी परिस्थिति और
ज्यादा खराब कर दी। ऐसे वक्त में आपका जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने भी, और साथ ही साथ जो आपकी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी थी जिसमें से स्वामीनाथन सर आते थे, ये सब लोगों ने अल्टीमेटली इनको मजबूर होना पड़ा, इनको कंपेल होना पड़ा कि भाई कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इस तरीके की परिस्थिति का। ये जो शिप टू माउथ की स्थिति है कि हम लोग मतलब इंपोर्ट कर 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 जो है खाना खिला रहे हैं अपने लोगों को, ऐसे नहीं काम चल सकता। ऐसे तो हमारी मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत फॉरेन रिजर्व हम लोग, फॉरेक्स रिजर्व हम लोग कमाते हैं, वो सारा का सारा आपका खाना पानी जो है या फिर अनाज वगैरह जो है उसी को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग देश नहीं चला पाएंगे। इस वक्त में ये परिस्थिति बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई। तो ये परिस्थितियों में ये पॉलिटिकल लीडरशिप, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, सबको मजबूर होना पड़ा, कंपेल होना पड़ा कि कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए जिसकी मदद से हम लोग, जो पहले से हमारी स्थिति है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, इस परिस्थिति से निकलें और ये जो हमारी डिपेंडेंसी बन गई है इसको खत्म करें। आज की तारीख में जो जनरेशन 2000 के बाद में जन्मी है उन लोगों को ये बात बड़ी अजीब लग सकती है कि यार हमारे देश में एक जमाना ऐसा आया था कि गेहूं और चावल की कमी पड़ गई थी। क्योंकि अब कई लोग ये न्यूज देखते हैं कि जैसे ही जून खत्म होने को आता है तो काफी बड़ी मात्रा में सब्जी मंडियों, आपका अनाज की मंडियों में अनाज वगैरह जो है सड़ जाता है। इतना अनाज हमारे यहाँ आज की तारीख में पैदा किया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति जो, जिसने वो दिन नहीं देखे या उस टाइम पीरियड के बारे में वो नहीं जानता, वो ये सोचेगा कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बट भारत ने इतने बुरे दिन भी देखे एक जमाने में कि खाने पीने के सामान, खाने पीने के जो फूड ग्रेन्स थे उसकी कमी पड़ गई थी। तो दो बैक टू बैक जो ड्रॉट्स आए, पाकिस्तान के साथ में वॉर लड़ना पड़ा, इसके चलते अल्टीमेटली हम मजबूर हो गए कि भैया कुछ करना पड़ेगा, ये परिस्थिति बहुत खराब है, इससे निकलना पड़ेगा। ऐसे वक्त में स्वामीनाथन साहब जो थे, डॉक्टर स्वामीनाथन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में भी काम किया, ब्यूरोक्रेसी को भी संभाला, अपने साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को भी संभाला जो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने जो है सक्सेसफुली ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में लाए। वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इस पर्टिकुलर चीज को सक्सेसफुली जो है इंप्लीमेंट कराया। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ बंपर पैदावार हुई, गेहूं की, चावल की जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें क्वांटम जंप आ गया, एकदम से जो है अंडशंड आपको जो है पैदावार होती हुई दिखी। अगर पहले हम लोगों ने इतना अनाज उगाया था तो अगले सीजन में पता चल रहा है इतना इतना अनाज हम लोग उगा रहे हैं। पॉइंट यह है कि बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोनेंशियली जो है हमारे फूड प्रोडक्शन जो है या फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो एकदम से बढ़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के चलते। गेहूं और चावल बड़ी मात्रा में जब इसकी पैदावार हुई, इसको करने के लिए हम लोगों ने केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो कीटनाशक होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए। आज की तारीख में अब आप, कई लोग बोल सकते हैं कि क्या इन लोगों को तब ये पता नहीं था कि फर्टिलाइजर्स का नुकसान हो सकता है। तब ये सारी बातें ना सोचने का वक्त था, ना तब फर्टिलाइजर्स के इतने भयानक नुकसान भी होते हैं जो हमको आज देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में इतना ज्यादा रिसर्च था। तब ये एक सबसे सही तरीका था। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया और इनकी मदद से बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 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 बंपर पैदावार करवाई गई। स्वामीनाथन साहब ने इस पूरी चीज को आगे से, फ्रंट से लीड किया था। वो जो कहते हैं ना कि कैप्टन फ्रंट से लीड करता है, तो स्वामीनाथन साहब ने फ्रंट से इस पूरी की पूरी चीज को लीड किया और आगे बढ़कर पूरा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सारी चीज करवाई। नतीजा ये निकला, बंपर पैदावार होने लगी और फाइनली भारत की जो ये स्थिति आ गई थी कि हमें खाने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ रहा था, इस परिस्थिति से हम लोग बाहर निकले और पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। आज की तारीख में कोविड जो आ गया और इतना तमाशा हो गया सारी चीजें, उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को जो हम लोगों ने लगातार 2 साल बैठाकर खिलाया है। ये परिस्थिति जो बनी है आज, जो इतनी सेल्फ सफिशिएंसी हमने हासिल करी है, उसके पीछे ये आदमी, ये व्यक्ति, ये महान इंसान जो है ये रिस्पॉन्सिबल थे। अगर ये ना होते तो पता नहीं शायद इतना सक्सेसफुली हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कर पाते या नहीं कर पाते, और पता नहीं और कितना साल या कितने और दशक लग जाते फूड सिक्योरिटी हमको हासिल करने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर स्वामीनाथन वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जिनके चलते भारत 2020 में इस स्थिति में था कि कोविड आने के बाद में 2021 में लगातार 2 साल हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बैठा के खिलाया है, जो अनाज वगैरह फ्री में बांटा गया। इस लेवल तक बंपर प्रोडक्शन करने की जो हमारी कैपेबिलिटीज हुई, उसकी शुरुआत ग्रीन रिवॉल्यूशन में मिड 60s में, 1960s में डॉक्टर स्वामीनाथन ने करवाई थी। उन्होंने जो है पूरा का पूरा मूवमेंट लीड किया था। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि आज हम पूरी तरीके से अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर आश्वस्त हैं और भारत में इतना अनाज होता है कि ना सिर्फ हम लोग अपनी जनता को बैठा के खिला सकते हैं 2-2 साल तक, बड़ी मात्रा में हम लोग अनाज का जो है भंडारण करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद भी काफी मात्रा में हमारे पास अनाज बच जाता है तो मिड डे मील स्कीम चलाते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीजें करने की स्थिति में हम लोग डॉक्टर स्वामीनाथन के चलते आप आए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे या फिर जो आपका मेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तो भारत की जो ये गौरव गाथा है, इसमें आप जो है इसको एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। एक ऐसा देश, अब सोच के देखिए, एक ऐसा देश
जिसके पास में स्थिति यह है कि उसके पास इतना फूड ग्रेन्स भी नहीं है। 1960 में उस देश के पास में या 1965 के आसपास में उस देश के पास में इतना अनाज भी नहीं हो रहा कि वो अपनी जनता को बैठा के खिला सके। 10 सालों में या 20 सालों के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। 10 सालों में या 20 सालों में वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। एक वक्त जब वो आपका आपका इंपोर्ट कर करके जो है अपने लोगों को जो है वो खाना वगैरह खिला रहा था, और उसमें भी जो अमेरिका से गेहूं आता था वो लाल गेहूं जैसा होता था, वो ब्रेड वगैरह के लिए तो ठीक रहता है, उससे रोटी अच्छी बनती नहीं है, तो वो और हिंदुस्तानियों को जो है पचती नहीं थी, लगती नहीं थी, तो बड़ी बुरी स्थितियों में थे हम लोग। वहां से उठे हैं, 10 से 20 सालों के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी जो है हमने हासिल कर ली अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, और बंपर पैदावार फिर वहां से ये बढ़ती चली गई कि नेट इंपोर्टर से हम लोग नेट एक्सपोर्टर हो गए। ये नौबत आ गई कि हम लोगों ने वर्ल्ड आपका जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये बोल दिया कि भाई आपने ये जो नियम कायदे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बना रखे हैं उसमें ढील दीजिए, ताकि जो गरीब अफ्रीकी देश हैं जिनमें फूड सिक्योरिटी की इशू हो गए हैं वहां पर हम लोग अपना अनाज वगैरह भेजकर उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी के मसले दूर कर सकें। तो यहां से चले थे कि अपने खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अब ये स्थिति में है आज की तारीख में कि पूरे दुनिया को बैठाकर खिला सकते हैं एक्सपोर्ट कर कर, इतना जो है ग्रेन हम लोग बना रहे हैं, इतना प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। इस लेवल तक पहुंचाने में इस पूरी की पूरी जो ये गौरव गाथा की शुरुआत है ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन ने करवाई थी, और इसलिए इनका जब नाम भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इनको याद रखा जाएगा। ही वॉज इंडीड अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया एंड ही हैज डन सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन दैट अवर जनरेशन to come are going to be in debt to this man. Such a great personality, may his soul rest in peace. तो ये एक पर्टिकुलर बात इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने जो हमारी फूड सिक्योरिटी दी इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लाना पड़ गया उसके बारे में हमको थोड़ा सा अंदाजा लगता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ से कोट कर सकते हैं। मेंस में कुल मिलाकर आपके पास में लिखने के लिए ठीक ठाक मसाला यहाँ से तैयार हो जाएगा, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इनकी जो ये सैड डिमाइस की जो खबर थी जिसको डिटेल में कवर किया गया था उसमें से मेंस के लिए काफी चीजें आपको मिल गई हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर करी है। अब जो अगली न्यूज है उसमें हम बात करेंगे एक लैंग्वेज के बारे में जिसका नाम है टोटो। तो टोटो जो है एक साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है जो पश्चिम बंगाल में भूटान के साथ बॉर्डर पे रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 1600 के करीब लोग हैं जो आज की तारीख में इस भाषा को बोलते हैं। तो साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है, पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है। एंड लगभग 1600 के करीब लोग जो हैं इसको आज की तारीख में बोलते हैं। इसको बंगाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा जाता है, एंड पश्चिम बंगाल के वो हिस्से जो भूटान के साथ जिनकी बॉर्डर लगती है वहां पर ये 1600 के करीब लोग रहते हैं जो ये टोटो भाषा बोलते हैं। ये जो टोटो भाषा बोलने वाले लोग हैं इनको भी टोटो बोला जाता है। ये बेसिकली ट्राइबल्स हैं जिनको टोटो ट्राइबल्स बोला जाता है और ये लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। अब समाचार ये था कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की डिक्शनरी लाई जा रही है और उसके बाद फिर इसके बारे में बाकी सारी बातें की गई थी। अब ये जो समाचार है कि इसकी डिक्शनरी लाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई मतलब या रेलेवेंस नहीं बनता, मगर क्योंकि ये न्यूज आपकी बनती है इसमें से एक एमसीक्यू बन के तैयार हो सकता है, इसलिए फिर मैंने इसको कंसिडरेशन में लिया। तो हमको याद रखना है टोटो क्या है। टोटो एक साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है। किसके द्वारा बोली जाती है? एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है टोटो, उनके द्वारा। कहा? ये पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो भूटान के साथ बॉर्डर जिनकी लगती है वहां पर रहते हैं, उन लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब 1600 लोग अगर इस भाषा को बोल रहे हैं इसका मतलब ये बहुत आप कह सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड भाषा है एंड इसके विलुप्त होने की संभावना अच्छी खासी है। एंड इसको लिखा किस स्क्रिप्ट में जाता है? बंगाली स्क्रिप्ट में। तो यहां से जो क्वेश्चंस अपने लिए बनेंगे एमसीक्यू में या प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो यही पूछा जा सकता है कि टोटो क्या है, जो काफी वक्त से अभी न्यूज में है, हाल फिलहाल टोटो करके एक चीज न्यूज में है, वो क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये लैंग्वेज है जो बोली जाती है इन पर्टिकुलर लोगों के द्वारा। एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि इनमें से कौन ये जो टोटो है वो क्या है। लैंग्वेज के अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइबल्स हैं या फिर कुछ और हैं इस तरीके से। तो भाषा का नाम भी टोटो है, वो बोलने वालों का नाम भी जो है टोटो है, और ये ट्राइबल लैंग्वेज है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे बोली जाती है, भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो अपने को याद रखना है पश्चिम बंगाल में। अब ये नाम सुन के बड़ा अनयूजुअल सा लगेगा कि यार ये टोटो नाम जो है ये तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कहीं बोली जाती होगी ये भाषा, इसी तरीके की लग रही है। और साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है तो और उसी तरफ में बोली जाती होगी। पश्चिम बंगाल कई लोगों के दिमाग में भी नहीं आएगा, मगर कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन के तैयार होते हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है। चलें
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एक रीजन के बारे में है जिसका नाम है नागोर्नो काराबख। नागोर्नो काराबख नाम का ये रीजन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड है, और यहाँ पर अभी इन दोनों देशों की फोर्सेस के बीच में झड़पें चल रही हैं। इसके चलते यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ से अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, एंड दोनों देशों के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। अब ऐसा नहीं है कि ये रीजन हाल फिलहाल अभी न्यूज में आया हो, इसके पहले भी ये रीजन 2020 के आसपास न्यूज में आ चुका है, जब इन दोनों देशों के बीच में एक लिमिटेड वॉर हो गया था इस पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर। मगर अभी क्योंकि फिर से उसी तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, और क्योंकि लोग यहां से निकल निकल कर भाग रहे हैं, जेनोसाइड के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन में परिस्थितियां बनी है, लगभग उसी तरीके की सर्कमस्टांसेस यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी बन रही हैं, और दोनों देशों में फिर से जंग होने के आसार जो हैं वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर बन रहे हैं। इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा न्यूज में है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करेंगे। हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है। बार बार हर कुछ महीनों में ये जो न्यूज है वो खबर में आ रही है, और 2020 में जब ये पहली बार न्यूज में आया था, उसके बाद से फिर 2-3 बार ये हाईलाइट हो चुका है। तब से लेके अभी तक यूपीएससी ने इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है। तो चांसेस हैं कि 2024 में यूपीएससी या तो सिविल सर्विसेज में या अपने किसी दूसरे एग्जामिनेशन में जिसमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नागोर्नो काराबाग के बारे में कुछ पूछ सकती है। तो हमको इसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले हम लोग इसका पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि ये कहां पर है, फिर इस पर बात करेंगे। ये अजरबैजान है और ये यहां पर अर्मेनिया है। अब इनके बीच में ये जो रेड कलर का रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रीजन है जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है नागोर्नो काराबख। ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना है। अब हिस्टोरिकली इस रीजन को अजरबैजान अपना बताता रहा है या फिर क्लेम करता रहा है, मगर काफी 2020 तक यहां पर अर्मेनिया का कंट्रोल था। अभी भी काफी रीजन्स पर अर्मेनिया का कंट्रोल है, और यहां पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है वो अर्मेनियन है। तो कंडीशन को समझिएगा, अजरबैजान क्या बोलता है कि ये उसका क्षेत्र है, मगर अर्मेनिया के कंट्रोल में था। आज भी काफी बड़ा हिस्सा यहाँ का अर्मेनिया के कंट्रोल में है हाल फिलहाल। हालांकि वो लोग काफी हिस्सा खो चुके हैं अजरबैजान को, जब 2020 में जो वॉर हुआ था उसमें। एंड यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अजरबैजान बोलता है कि इलाका उनका है, मगर यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उसकी एथनिसिटी क्या है, अर्मेनियन है। तो इस बात को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट या विवाद बना हुआ है। अब विवाद क्या है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, नागोर्नो काराबाग का ये रीजन हो या पूरा का पूरा अजरबैजान हो या अर्मेनिया हो, ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। अब जब तक ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे तब तक यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं था। दोनों अगर इस रीजन को अपना बताते भी थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सोवियत यूनियन का पार्ट है। तो ओवरऑल ये एक ही एंटिटी, एक ही पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर बंधे हुए थे, तो कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। मगर जैसे ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसके बाद में यहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सोवियत यूनियन का जैसे ही जो है कोलैप्स होता है, सोवियत यूनियन खत्म होता है, उसी के साथ में यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। दोनों, पहले तो ये दो देश आजाद हुए, अजरबैजान और अर्मेनिया नाम से दो देश आजाद हुए सोवियत यूनियन, या फिर यूं बोल सकते हैं कि दो देश जो है अस्तित्व में आ गए, अपना इनका खुद का एग्जिस्टेंस हो गया, सोवियत यूनियन का कंट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद उसके बाद ये जो नागोर्नो काराबाग का इलाका है, यहाँ पर सेपरेटिस्ट ने जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। वो लोग जो अर्मेनिया के साथ जाना चाहते थे और वो लोग जो अजरबैजान के साथ जाना चाहते थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एंड दोनों देश भी जो है इस पर्टिकुलर इलाके को क्लेम करने लगे। फिर हुआ ये कि 1994 में ये लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, एंड ये इलाका एथनिक अर्मेनियन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया, जिसको अर्मेनिया देश जो है सपोर्ट कर रहा था। मतलब वो लोग जो जिनकी एथनिसिटी अर्मेनियंस थी, जो अर्मेनियन मूल के या नस्ल के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर जो इलाका था उसमें कंट्रोल कर लिया, और अर्मेनिया देश जो था उसने इनको सपोर्ट किया था। अब 2020 तक ये पूरा का पूरा इलाका अर्मेनिया के कंट्रोल में रहा, और अजरबैजान जो है इसके ऊपर अपना दावा ठोकता रहा, बोलता रहा कि भाई ये इलाका हमारा है। मगर अजरबैजान उतना मजबूत नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं पाया। अर्मेनिया कंपैरेटिवली उसकी पॉपुलेशन कम है, अर्मेनिया की पॉपुलेशन भी कम है और एरिया भी कम है। मैप पे देख लीजिए, अर्मेनिया का जो इलाका है अजरबैजान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। अर्मेनिया अजरबैजान, ये जो गाढ़े पीले रंग से आपको पूरा क्षेत्र देखने को मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, पूरा अजरबैजान है। उसके कंपैरिजन में ये हल्के पीले कलर से जो क्षेत्र ये देखने को मिल रहा है अर्मेनिया का, ये बहुत कम है। तो एक तो एरिया इनके पास में कम है, और पॉपुलेशन भी जो है अजरबैजान के रिस्पेक्ट में वो कम है। मगर
ये मिलिटरीली काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, मिलिटरीली ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो अजरबैजान कुछ कर नहीं पाया 1994 से लेकर 2020 तक, मगर वो कहता रहा कि ये इलाका हमारा है। इस बीच में अजरबैजान ने भी जो है अपने आप को मजबूत किया और अल्टीमेटली 2020 में उनको ऐसा लगा कि अब वो आर्मेनिया से फाइट कर सकते हैं, तो उन्होंने जंग शुरू कर दी। लड़ते लड़ाई झगड़े के बाद में इस इलाके का, नागोर्नो काराबाग का कुछ इलाका इनके हाथ में आ गया, मगर फिर भी काफी क्षेत्र जो था वो आर्मेनिया के कंट्रोल में था। 2023 में इन्होंने फिर से एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, एक लाइटनिंग ऑफेंसिव का ऑपरेशन लॉन्च किया, यानी कि एक बहुत तेज ऑपरेशन लॉन्च किया। और ऑब्जेक्टिव यह है कि इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि इसमें इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कब्जे में लेना चाहते हैं। आर्मेनियन फोर्सेस जो है थोड़ा सा पीछे हट गई, या फिर जो उनके सपोर्ट वाली जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर अजरबैजान का ऐसा उतना सामना कर नहीं पाए, क्योंकि टर्की और बाकी लोगों ने इनको ड्रोन्स और बाकी जो हथियार सप्लाई किए हैं वो थोड़े से भारी पड़ रहे हैं आर्मेनिया वालों पर, तो वो इनका सामना कर नहीं पाए। अब यहाँ पर जो अजरबैजान की फोर्सेज हैं वो जैसे जैसे इस क्षेत्र पे कब्जा करती चली जा रही हैं, तो ये जो एथनिक आर्मेनियन लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर अजरबैजान का यहाँ पे कब्जा हो गया तो फिर ये लोग हमको जो है यहाँ हमारा जेनोसाइड कर देंगे या फिर बड़ी मात्रा में हमारा नरसंहार हो जाएगा, तो ये लोग अब अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और इसके चलते टेंशन जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अब इसको इस तरह से कह सकते हैं बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और किसी भी वक्त एक ऑल आउट वॉर जो है दोनों देशों के बीच में शुरू हो सकता है। तो इस वक्त परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझते हुए अपने को ध्यान रखना है, 2020 में ये मसला गर्मा चुका है, 2023 में फिर गर्मा रहा है और कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में क्या हो जाए। 2020 में जब से ये इंसिडेंट हुआ था और नागोर्नो काराबाग का रीजन पहली बार जो है करंट अफेयर्स में आया था, तब से लेके अब तक में यूपीएससी ने इसके ऊपर अभी तक एक प्रश्न भी नहीं पूछा है, मगर आने वाले वक्त में अच्छी खासी संभावना है कि इसके ऊपर प्री में या मेंस में कुछ पूछा जा सकता है। अगर प्रीलिम्स में आया तो मोर और लेस मैपिंग का कोई सवाल आएगा, तो इस पूरे रीजन को अपने को देखना है, यहाँ पे कौन कौन से जो बॉर्डर्स हैं किस किस के साथ में लगते हैं, कैस्पियन सी की बॉर्डर कहाँ पे लग रही है, रशिया जॉर्जिया की बॉर्डर किसके साथ में लग रही है। तो अपने को एक तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से देश यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ में टकराते हैं, यहाँ पर जो मेजर बॉर्डर बॉडीज हैं उसके साथ में किस किस की जो है बॉर्डर लग रही है। मैपिंग का क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से प्रीलिम्स के लिए। मेंस में अगर आया कि इस तरीके के विवाद जो उठ रहे हैं क्यों उठ रहे हैं, या फिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे वॉर में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमें मतलब किस तरीके की डिप्लोमेसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो मेंस में भी एक क्वेश्चन सिक्योरिटी वगैरह को लेकर एक यहाँ से आ सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा विवाद क्या है। बहुत छोटे में मैं संक्षिप्त मैंने आपको इसको बता दिया है, बाकी अगर ये मसला आगे बढ़ता है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर हम लोग और इत्मीनान से पढ़ेंगे। बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दोनों देश पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, आजाद हुए, उसके बाद में एक ने जो है उस पूरे रीजन पे कब्जा कर लिया, दूसरा उसको अपना बताता रहा। 2020 में जब दूसरा देश तगड़ा हो गया उसने हमला कर दिया, कुछ इलाके जीत लिए, उसके बाद 2023 में फिर हमला कर दिया पूरा इलाका जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, दोनों के बीच में टेंशन हाई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो इतना जो है नागोर्नो काराबाग के बारे में अपने को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें अब हमको फाइव आइज के बारे में बात करनी है। फाइव आइज कुछ वक्त से बहुत ज्यादा न्यूज में है, जब से कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया है। कनाडा ने जब से हमको एक्यूज किया है इंडिया को कि भाई आपने हमारे यहाँ पे आके एक खालिस्तानी आतंकवादी को गोली मार दी, ठोक दिया आपने उसे, जब से ये इन लोगों ने हमको एलिगेशन लगाया है इस बात को लेके, तब से फाइव आइज नाम की जो ये संस्था है न्यूज में बहुत ज्यादा बनी हुई है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फाइव आइज वालों ने जो है ये इंटेलिजेंस कनाडा को दिया था कि हम लोगों ने जाके हरदीप सिंह निज्जर नाम के उस आतंकवादी को कनाडा में खत्म किया है, एंड उसके बाद से फिर कनाडा ने हम लोगों को जो है पब्लिकली एक्यूज कर दिया है। तो उसके बाद से ये फाइव आइज काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है, इसलिए इसकी संभावना है कि इसके ऊपर एक आध सवाल बन सकता है। प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, मेंस में भी आने की संभावना, और मुझे गट फीलिंग है कि इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आएगा जरूर, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके ऊपर हिंदू में पूरा एक आर्टिकल आया था, तो उसमें से फिर मैंने ये आप लोगों के लिए न्यूज बनाई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि फाइव आइज क्या है। तो फाइव आइज इज अ मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क ऑफ 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब फाइव आइज एक संस्था है जिसमें 5 देश हैं, और ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो भी खुफिया जानकारी होती है, जो सीक्रेट सर्विसेज इनकी एक दूसरे हर एक देश की, जो आपकी इन 5 देशों में से हर एक जो देश है, इसकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जो दूसरे देश के साथ में शेयर करने लायक होती है, तो आपस में शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइव आइज का मतलब क्या है, ये 5 देशों की एक संस्था है जिसका मेन काम क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, आपस में खुफिया तंत्र जो है इनके आपस में इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करते हैं। फाइव आइज में कौन कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब
इट इज बोथ सर्विलेंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस। मतलब ये दो तरीके के इंटेलिजेंस करती है, या फिर ये दो तरीके की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। एक तो सर्विलेंस करते हैं। सर्विलेंस का मतलब है कि आपने भैया किसी पे नजर रखी हुई है, आपने चाहे कैमरा वैमरा लगा के उस पर नजर रख रखी हो, या फिर आपने अपने लोगों को छोड़ रखा हो किसी व्यक्ति पे या किसी संस्था पे या कुछ लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। अब उनकी गतिविधियों की मदद से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती चली जा रही है, और उसकी मदद से फिर आप कोई पैटर्न बनाते हैं या फिर कुछ अगर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कोई कंक्लूजन निकालते हैं, कोई इंटेलिजेंस अगर आपको मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो कहलाती है सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस। दूसरा ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो हैं उनको, उन पे नजर रखते हैं, फोन को इंटरसेप्ट करते हैं, आपके जो कॉल्स वगैरह हैं उनको ट्रैक करते हैं, आपके व्हाट्सएप हो गया है, बाकी सारी चीजें हो गई, उनको बक करते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें भी की जाती हैं। तो एक हो गया कि आप सर्वेलेंस भी करते हो और उसकी मदद से भी इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हो, एक हो गया कि आप सिग्नल्स वगैरह को भी ट्रैक करते हो और उसकी मदद से भी इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हो। तो सर्वेलेंस बेस्ड और सिग्नल बेस्ड अगर इंटेलिजेंस, दोनों तरीके की इंटेलिजेंस अगर आप करते हो, इसको बोला जाता है SIGINT, सिग्नल बेस्ड इंटेलिजेंस। और सिग्नल और आपका सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस, दोनों जो अगर आप करते हो तो इसे SIGINT बोला जाता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की है, चाहे आपने अपने लोगों को बैठा के सर्विलेंस की मदद से इकट्ठा किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास में आया हो, अगर ये पांचों देश आपस में शेयर करते हैं, ये सारे क्या 5 आईज की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत में ये पांचों देश इस इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस इनके बीच में आपस में शेयर की जाती है, इसको सीक्रेट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। मतलब इसको बाहर रिवेल नहीं किया जा सकता, इसको बाहर लाया नहीं जा सकता। कनाडा ने बस यहीं पे गलती कर दी, उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है लीक करवा दी कि भाई हम लोगों को जो है ये खबर वबर मिली है, 5 आईज वालों ने हमको ये बताया है। उसके बाद से ये लोग और चिड़े बैठे हैं कि भैया अपने बीच में ये करार है कि तुम्हें ये बताना नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली है, ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। बट एमेच्योर पॉलिटिशियन थे, मुंह खोल दिया उन्होंने। जो भी है, पॉइंट ये है कि ये इन लोगों के बीच में ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह जो है, इसको क्लासिफाइड रखा जाता है, इसे सीक्रेट रखा जाता है। अब ये पूरी की पूरी संस्था 1946 से काम कर रही है। 1946 में ये संस्था जो है फॉर्मलाइज हुई थी, जब यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में समझौता हुआ था कि हम लोग आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। इसके पहले से ये लोग आपस में काम कर रहे थे जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने सक्सेसफुली जर्मन के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया था और इनकी इंटेलिजेंस इकट्ठा करी थी, जिसकी मदद से जर्मनी को हराने में मदद मिली। जापानियों की इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया था और इसको आपस में शेयर किया था, जिसकी मदद से जापानियों को हराने में मदद मिली। तो इनके बीच में एक इनफॉर्मल अलायंस बना हुआ था। वॉर खत्म होने के बाद में 1946 में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आपस में फॉर्मल करार किया कि हम लोग आगे भी इस तरीके की इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। अभी तो जंग चल रही थी तो इनफॉर्मली एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्योंकि साथ में लड़ रहे थे, साथ में लड़ाई कर रहे थे या साथ में लड़ रहे थे, तो ये करना जरूरी था। बट अब हम लोग, जंग खत्म हो गई है, मगर उसके बाद भी क्योंकि इस चीज ने हमारी बड़ी मदद करी है, हम आगे भी इस काम को करेंगे। धीरे धीरे 1946 के बाद में वक्त के साथ में दूसरे पार्टनर भी जुड़ते गए, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, कनाडा भी जुड़ गया, और भी बाकी लोग जो है इस तरह से जुड़ते चले गए। और आज की तारीख में ये 5 लोग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, जो है आपस में ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते किस तरीके से हैं, या फिर ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो काम कैसे करती है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। पार्टनर्स आर असाइंड रिस्पेक्टिव SIGINT मैंडेट्स। मतलब हर एक जो पार्टनर है उसको एक मैंडेट दिया जाता है, उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया तुम्हें सर्वेलेंस के बेस्ड इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंटेलिजेंस जो है फलानी फलानी जगह की इकट्ठा करनी है। इस तरीके का हर एक जो आपका मेंबर है उसको एक आपने जिम्मेदारी दे दी। यूनाइटेड स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि रशिया से रिलेटेड जितनी भी इंटेलिजेंस है, चाहे वो सर्वेलेंस बेस्ड हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो, उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स की है। इसी तरह से नॉर्दर्न चाइना जो है, नॉर्दर्न चाइना हो गया मोस्ट ऑफ एशिया, यानी कि ज्यादातर एशिया का इलाका, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली शायद हम लोग भी आते हैं, एंड लैटिन अमेरिका, इतने इलाकों का इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स खुद कलेक्ट करता है। और इसमें से फिर अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो बचे हुए 4 मेंबर्स के साथ में शेयर करनी है, तो वो उसके साथ में शेयर करता है। दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि सदर्न चाइना जो है, इंडो चाइना का जो इलाका है, वियतनाम वगैरह, मलेशिया, सारा इलाका, और इंडोनेशिया जैसे जो आपके क्लोज नेबर्स हैं उसके, उनकी इंटेलिजेंस आप इकट्ठी करो। और बचे हुए 4 लोगों, जो आपके 4 मेंबर्स हैं, इनको अगर इसमें से कुछ जानना है तो वो चाहे सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंटेलिजेंस हो, वो आप उनके साथ में शेयर करोगे। तीसरा आपका यूनाइटेड किंगडम है, तो वो अफ्रीका और उरल माउंटेन के पश्चिम की तरफ का जो इलाका है, जो सोवियत यूनियन में पहले आया करता था, उस पर्टिकुलर इलाके की इंटेलिजेंस ये लोग इकट्ठी करते हैं। इसकी मैं आपको एक बार फोटोग्राफ दिखा देता हूं।
ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं उरल माउंटेन। ये वैसे तो रशिया में आता है, मगर इसके इस तरफ का जो रशिया का इलाका है उसको एशिया में गिना जाता है, और इसके इस तरफ का रशिया का जो भी थोड़ा बहुत इलाका है उसको यूरोप में गिना जाता है। तो उरल माउंटेन बेसिकली वो माउंटेन्स हैं जो यूरोप को और एशिया को सेपरेट करते हैं, मगर ये पूरा जो उरल माउंटेन के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ का जो इलाका है वो आता है रशिया में। अब यूनाइटेड किंगडम की जिम्मेदारी ये है कि उरल माउंटेन के इस तरफ वेस्ट की तरफ का जो भी इलाका है उसकी इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठी करते हैं। वही बात यहां पे लिखी गई है कि यूनाइटेड किंगडम अफ्रीका की पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है। उरल माउंटेन का जो वेस्ट का इलाका है जो पहले सोवियत यूनियन में आया करता था उसके उसकी भी इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके इस तरफ का जितना भी यूरोप है इसकी सारी इंटेलिजेंस वगैरह इकट्ठी करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। न्यूजीलैंड जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो वेस्टर्न पैसिफिक की इंटेलिजेंस इकट्ठी करेगा, और कनाडा को छोटा सा रोल दिया गया है कि रशिया का जो पोलर रीजन है वो सारा इलाका जो आपका नॉर्थ पोल के आसपास में पड़ता है जो रशिया के कंट्रोल में आता है, वहां पर अगर कुछ इंटेलिजेंस है तो वो आपको कलेक्ट करनी है। अब जो भी इंटेलिजेंस ये लोग कलेक्ट करते हैं दूसरे जो आपके देश हैं जिनको जानने की जरूरत है, इन बचे हुए इन पांचों देशों में से जो बचे हुए चार देश हैं उसके साथ में वो शेयर करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाली गई है। अब ये तो इसके काम करने का तरीका हो गया। यहां पर एक छोटी सी दिक्कत या फिर यहां पर जो है चीजें जो है वक्त के साथ में काफी ज्यादा बदली हैं। जब तक सोवियत यूनियन बना हुआ था या सोवियत यूनियन एक्सिस्टेंस में था तब तक फाइव आइज का जो सबसे बड़ा शत्रु था वो सोवियत यूनियन था। ये लोग कहीं पर भी इंटेलिजेंस इकट्ठी करें मगर इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सोवियत यूनियन जो है उसके खिलाफ हमको कुछ मिल जाए, या सोवियत यूनियन के खिलाफ अगर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हम लोग करेंगे। वक्त के साथ में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो उसके बाद में फिर इन्होंने अपना जो गोल पोस्ट है उसको शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद से इन्होंने अपने काम करने के तौर तरीके बदल लिए हैं। आज की तारीख में जो समुद्र ओशियन एंड मैरीटाइम सर्विलेंस ये लोग करते हैं, यानी कि समुद्र में कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा पावरफुल हो रहा है, कहीं पे अपना इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें ये लोग देखते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक और डिफेंस से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस एनालिसिस है वो ये लोग करते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस हो गया और काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो भी ये लोग आपस में करते हैं। इंटेलिजेंस इज शेयर्ड अमॉन्ग मेंबर्स वाया सीक्रेट कलेक्टिव डाटाबेस कॉल्ड स्टोन गोस्ट। अब ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठी करते हैं तो आपस में लोग शेयर कैसे करते हैं? ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को आपने हाथ में लिखकर जो इंफॉर्मेशन है दूसरे इंसान के पास में भिजवा दी अपने एजेंट के थ्रू, या फिर आपने एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया या मेल कर दिया, ऐसा नहीं होता। इन पांचों लोगों ने अपना एक डाटाबेस बनाया हुआ है जिसको ये लोग जिसका नाम इन्होंने दिया है स्टोन गोस्ट। अब स्टोन गोस्ट के नाम से ये जो डाटाबेस है इसमें ये लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो भी इनको मिलती जाती है वो उसको अपलोड करते जाते हैं, और बचे हुए जो आपके चार मेंबर हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस जो आपका पांच देश है उसमें से एक ने जो है अपनी इंफॉर्मेशन डाली और बचे हुए चार लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इस तरीके से जो है ये लोग अपना काम चलाते हैं, और ये स्टोन गोस्ट नाम का जो कलेक्टिव सीक्रेट डाटाबेस है इसमें इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होती है। ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है इतने बड़े लेवल पर इंटेलिजेंस और सारी चीजें कर रहा है तो इसके फिर अपने कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, इसके कुछ अपने विवाद भी हैं। इसका जो सबसे मेन क्रिटिसिज्म या कंसर्न है वो यह है कि जिस प्राइवेसी के साथ में ये लोग काम करते हैं, छुपकर काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कहने के लिए अमेरिका हमारा एलाई बना हुआ है, मगर फाइव आइज में अगर ये बात निकल कर आ रही है कि कनाडा वालों को ये इन्फॉर्मेशन फाइव आइज ने दी है, मतलब अमेरिका की मर्जी की बिना तो दी नहीं गई होगी। तो ये एक तरीके से आपके पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हो जाती है। अगर हमने कुछ किया भी है और उसके बाद अगर हमारा कोई अलाय अगर हमारे खिलाफ अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा है तो अपने आप में ये एक विश्वासघात वाली बात हो गई। तो एक तो इनकी सीक्रेसी जो है, प्राइवेसी जो है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से काम करते हैं और इनके जो कामकाज के तरीके हैं ये इनके इनके ऊपर जो है बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कहीं ना कहीं इनकी इंटीग्रिटी के ऊपर। इसके अलावा ये काफी लंबे वक्त से मिस्ट्री रहे हैं, काफी वक्त से जो है इन्होंने छुपकर काम किया है, काफी सारे देशों के खिलाफ काम किया है, तो एक सस्पिशन का माहौल जो है इन्होंने क्रिएट कर रखा है। इसके चलते भी इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ नहीं पा रहा। 2013 में एक बहुत बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी। एक एडवर्ड स्नोडन करके एम्प्लॉय हुआ करता था अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का, वो कॉन्ट्रैक्टर था। उसने काफी बड़ी मात्रा में क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स थे अमेरिकन इंटेलिजेंस के उनको उसने लीक कर दिया था, और उसने फाइव आइज के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये एक तरीके की सुपर नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और इसे कोई परवाह नहीं है अपने देश के कानूनों की या इसके अलावा जो चार देश हैं उसके कानूनों की। ये कुछ नहीं मानते और ये अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और ये चीज ठीक नहीं है। ये बात उसने 2013 में कही थी, और अभी जो पूरा का पूरा केस निकल कर आया है कनाडा वाला, जिसमें हम पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमने जाके भाई निज्जर को मार दिया जो टेररिस्ट था,
तो अब उसमें जो दूसरे देश हैं उनका कितना रोल है इस इंफॉर्मेशन वगैरह को शेयर करने का, ये इंफॉर्मेशन कितनी सच है कितनी गलत है, इस तरीके की बातें जो है उठ रही हैं। और कहीं ना कहीं फाइव आइज जो है उसके चलते अब खबरों में आ गया है, क्योंकि ये नजरों में बना हुआ है, कुछ वक्त तक ये नजरों में बना रहेगा, उसके बाद में जैसे जैसे मसला ठंडा पड़ेगा वैसे वैसे ये पूरे ये आपकी नजरों से उजल हो जाएगा। तो 6-8 महीनों के बाद हो सकता है ये ज्यादा न्यूज में ना रहे, मगर क्योंकि अभी ये मसला गर्म है तो यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है। यूपीएससी नहीं तो पीएससी में इस पे सवाल आ सकता है, या फिर कोई दूसरे एग्जामिनेशन वगैरह में इसके ऊपर कुछ ना कुछ बन सकता है कि फाइव आइज क्या होता है, फाइव आइज के मेंबर क्या होते हैं, इस तरीके के। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइव आइज क्या है। मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में ये लोग करते क्या हैं, ये कब बने थे? तो वर्ल्ड वॉर टू के पहले से इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे, 1946 में फॉर्मलाइज हुए। बाकी यहां से क्वेश्चन शायद ही आए। एक ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से याद रखना है, इसी को पढ़ते पढ़ते अपने को पता चल गया कि उरल माउंटेन कहां पर है, और ये अफ्रीका और यूरोप, ये एशिया और यूरोप को जो है सेपरेट करते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा स्टोन गोस्ट क्या चीज है, ये एक सवाल बन सकता है कि स्टोन गोस्ट करके एक जो चीज है वो काफी वक्त से न्यूज में है, इसका ये क्या चीज है? तो याद रखना है डाटाबेस सिस्टम है जिसकी मदद से फाइव आइज वाले आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। एंड बाकी अगर ये लिखने के लिए आ जाता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस कितना खतरा है हमारे लिए, और हमें इस तरीके की, अगर हम लोग भी ग्लोबल पावर के तौर पे उठना चाहते हैं तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी फिर जो है हमको इसका कहीं ना कहीं जो डाटा है उसको हम लोग कोट कर सकते हैं। तो फाइव आइज के बारे में ये न्यूज वगैरह जो है हमको ध्यान में रखनी है। यहां से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, एक मुझे गट फीलिंग है, तो उसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो सत्र है वो यहीं पर समाप्त होता है। 29 सितंबर 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। आई एम प्रीटी श्योर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 30 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे साथी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जामिनेशन में जिसमें जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे भी इसे शेयर करें, उनसे भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें एंड कॉन्फिडेंट रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।